नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हम एक पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जो आपके अभी संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का जो एग्जाम लगा था ना, आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाला। तो एक तो आपके ये एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला ऐसे लगता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, एक संस्कृत डिपार्टमेंट से निकलती वैकेंसी सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की। तो उसका एग्जाम हुआ था आपके दिसंबर 2024 में। तो उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो, इसमें भी क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं आपके, आरपीएससी से एग्जाम को कंडक्ट करती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने हैं ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें भी। एक सॉल्यूशन हमने पीछे भी किया था, जो अभी ये 2025 में एग्जाम हुआ था आपके सितंबर 9 सितंबर 2025 को, आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाला। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला सवाल देखो, ये क्वेश्चन है ये वाला आपके, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला देखो क्वेश्चन अपने नहीं है, मतलब अपने मतलब केमिस्ट्री में नहीं है ये। वैसे तो है ही, ये क्वेश्चन नंबर 34 केमिस्ट्री में नहीं है, ये बायोलॉजी में है, बायोलॉजी वाले बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 35 ये भी कहाँ है, बायो में है। ये लो मैं लिख देता हूँ, ये भी बायोलॉजी में है आपके, और ये भी बायोलॉजी में है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें टोटल शायद 43 क्वेश्चन है आपके। कितने? 43। और इतने ही अपने जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम लेती है, तो जनरल वाला, उसमें भी आपके 41 42 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आगे जहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, ये रहा आपकी। देखिए, इसको मैं सॉल्व करवाता हूं आपको। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सुनिए। देखिए, हाँ जी, देखिए Ag2SO4 यानी सिल्वर का सल्फेट दे रखा है आपको, उसके विलेयता गुणनफल, जो विलेयता गुणनफल को हम केएसपी से दिखाते भी, इससे केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल, इसकी क्या करवा रहा है, गणना करवा रहा है आपसे। यदि कमरे के ताप पर इसकी विलेयता दे रखी है, देखो आप, विलेयता कितनी है, 2.5 गुना 10 की घात माइनस का 2 मोल प्रति लीटर। तो विलेयता को अपन एस से दिखाते हैं, तो ये कितनी दे रखी है आपको, देखो 2.5 गुना 10 की घात माइनस का 2, और ये मोल प्रति लीटर। ये लो, हो गया। केएसपी का फॉर्मूला देखो, आपको ऐसे याद रखना। देखो, केएसपी का फॉर्मूला है आपके क्या, एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई इंटू एस की पावर एक्स प्लस वाई। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कोई सा भी सवाल दे दे आपको, विलेयता गुणनफल का, आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। केएसपी बराबर क्या है, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, और ये आपके एस की पावर एक्स प्लस वाई। और एस क्या है अपने, विलेयता है। अब देखो एक्स क्या है, वाई क्या है, तो ये इसको आप तोड़ लो। देखो, Ag2SO4 को आप तोड़ेंगे ना, तो ये जो एक्स है ना, वो क्या है, देखो मैं बता देता हूं आपको। ये टूटेगा आपके ऐसे 2Ag प्लस प्लस SO4 माइनस 2, और जो एक्स है ना, ये है आपकी नंबर ऑफ कैटायन। इसको लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ कैटायन, ये लो, यानी कैटायन की संख्या कितनी है। और वाई जो है ना आपकी, वाई ये है आपके नंबर ऑफ एनायन। कहने का मतलब एक्स, भाई ये एक्स और ये वाई, मतलब एक्स की पावर एक्स ही तो है, तो एक्स और वाई क्या है, एक्स को अपन ने नंबर ऑफ कैटायन मान लिया, और वाई को क्या मान लिया, नंबर ऑफ एनायन। तो ये ऐसे टूट के देखो, नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, कैटायन तो 2 है, अरे Ag प्लस उसके आगे 2 से गुना हो रहा है ना, तो 2 Ag प्लस है, और SO4 माइनस 2 कितना है, एक ही, इसका गुणांक 1 है। तो क्या हो जाएगा आपके KSP बराबर क्या होगा, देखो आप, एक्स की पावर एक्स, एक्स तो कितना है 2, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2, वाई कितना है 1, 1 की पावर 1, और एस की पावर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का मतलब 2 प्लस 1। तो ये कितना, देखो 1 की पावर 1 से कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और एस की पावर क्या हो गया आपकी 3, यानी 4s की पावर 3। अब तो कुछ नहीं है, बस एस की वैल्यू रख दो आप विलेय तक। तो यहां से आप एस की वैल्यू रखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, यानी ये 4, और ब्रैकेट में 2.5 गुना 10 की पावर कितना होगा आपके माइनस का 3, और उसका क्या करना है आपको, सॉरी थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, एक सेकंड, ये 10 की पावर माइनस 2 है, और इसका क्या हो रहा है आपके क्यूब। 4 तो ऐसे कैसे, एस हो रहा है और इसका क्यूब हो रहा है। अब कुछ नहीं है, देखो आपको 2.5 का क्यूब कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं आपको,
थोड़ा समझाने के लिए देखो, ये 4 तो ऐसे कैसे है और 2.5 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2.5 गुना 2.5 गुना 2.5, तो एक 2.5 को तो मैं ऐसे रख लू, ये लो, और एक 2.5 को, अरे 25 का स्क्वायर करते हैं 625, तो उसका क्या हो जाएगा आपके 6.25, ये लो 6.25, और इसका क्या हो जाएगा, देखो 10 की पावर -2 का क्यूब हो रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं पावर को, तो क्या होगा, -2 का क्यूब है तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6, ये लो माइनस का 6, ठीक है। तो इसको 2.5 को 4 से गुणा करेंगे 10, और 10 से इसको गुणा करोगे आप 6.25 को, तो ये हो जाएगा आपकी 62.5, 62.5 गुणा 10 की घात -6, ये आपकी केएसपी की क्या आ गई वैल्यू, ये कहां है देखो, या तो 6.25 गुणा 10 की घात -4 है, वो 12.5 है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, अब 6.25 तो हो सकता था ही, पर ये 10 का ये क्या 2.5 गुणा 4 करते हैं ना, तो 10 हो जाता, 10 की पावर 1 प्लस का है -6, तो 10 की पावर कितना होना चाहिए था, -5 होना चाहिए था, तब तो सही था ही, और ये तो 4 है, गलत है। इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ये 62.5 गुणा 10 की पावर -6। आपको ये ध्यान रखना है कि एसपी का फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई क्या है, एक्स नंबर ऑफ कैटायन यानी कैटायन की संख्या कितनी है, और वाई क्या है नंबर ऑफ एनायन, बस आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिया, अगला देखिए, अगले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, देखिए अब वह प्रक्रम जो कैसा है, उष्मा शोषी प्रकृति का है, कैसा है, उष्मा शोषी एंडोथर्मिक है, कैसा है, एंडोथर्मिक। तो देखो हमको पता है आयनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ रखी होगी 11th क्लास में, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी है या आयनाइजेशन एंथैल्पी कह दो इसको आप, या आयनाइजेशन पोटेंशियल कह दो, आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, ये उष्मा शोषी होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना एनर्जी देनी ही पड़ेगी आपको। तो यहां से देखो, यहां Na से Na प्लस यानी इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है, इसका मतलब ये उष्मा शोषी है, कोई दिक्कत नहीं। तो Ar आर्गन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, आर्गन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, तो हम एक वहां ये भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आर्गन अक्रिय गैस से अष्टक पूरा है, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ने का विरोध करेगा, प्रतिकर्षित करेगा उसको, तो एनर्जी अरे निकलने के बजाय देनी पड़ जाएगी। तो उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ केस में किसमें, इलेक्ट्रॉन बंधुता में एनर्जी निकलती है शुरुआत में, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं एनर्जी निकलती है, और अक्रिय गैसें होती हैं या जिनका अर्धपूरित विन्यास होता है या पूर्णपूरित विन्यास होता है, उनमें पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ही एनर्जी अरे देनी पड़ती है बजाय निकलने के, तो इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये भी आपकी उष्मा शोषी हुआ। यहां देखिए O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन उससे O-2, अब की बार हमने O- पे इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, ऑक्सीजन उदासीन है, उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उदासीन पे, तो एनर्जी निकलती है, उससे O- बनता है। लेकिन सेकंड वाली जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सेंस में कहोगे तो सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता है, वो कैसी होती है, सबके लिए धनात्मक होती है, पहली वाली मोस्ट ऑफ केस में ऋणात्मक यानी एनर्जी निकलती है, दूसरे वाली में एनर्जी देनी पड़ती है, कारण क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन उदासीन पे जोड़ा उससे ऋणायन बना, अब दूसरा जोड़ेंगे तो जो पहले से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अरे अब नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए ऊर्जा देने को निकलने के बजाय देनी पड़ेगी, तो यहां भी एनर्जी दी, ये भी उष्मा शोषी। लेकिन यहां देखो हाइड्रोजन उदासीन है, अरे हाइड्रोजन गैस यानी विलगित गैस के परमाणु उस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो अपन ने क्या कहा, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं मोस्ट ऑफ केस में एनर्जी निकलती है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, ये तो खुशी खुशी ले लेगा, क्यों, हाइड्रोजन क्या चाहता है अपना विन्यास, अरे हीलियम के जैसा करना, यानी संयोजकता को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, एक खुद के पास है, एक और जुड़ जाएगा तो आसानी से लेगा, तो इसका मतलब यह एनर्जी अरे निकलेगी, तो ये उष्मा शोषी नहीं है, ये कैसा है, अरे ये उष्मा छेपी है, ये कैसा है, उष्मा छेपी, और बाकी सारे कैसे हैं, उष्मा शोषी। 2 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो ना, मतलब ये क्वेश्चन सही नहीं है ना, इस क्वेश्चन को देना नहीं चाहिए था वैसे तो, पर दे दिया तो इसको थोड़ा ना सॉल्व करते हैं अपन। बाकी ये क्वेश्चन है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा ना ऐसा, मतलब कंसेप्ट नहीं लग रहा ऐसा, इसको कंसेप्ट के बेस पे अपन इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्यों नहीं लग रहा, देखिए एक तो दे रखा है आपको Li दे रखा है, इधर लेते हैं चलो,
एक तो आपको क्या दे रखा है Li प्लस है, एक आपको Na प्लस दे रखा है। तो देखो लिथियम के नीचे सोडियम आता है, लिथियम के नीचे कौन आता है, सोडियम। एक कौन है Mg+2, एक कौन है आपके Al+3, और इसके नीचे कौन आता है, अरे Ga+3। ठीक है ना। एल्यूमिनियम के नीचे कौन आता है, गैलियम आता है। अरे एल्यूमिनियम के नीचे कौन आता है भी, गैलियम आता है। अब देखो यार, अगर देखा जाए तो देखो इसको देखिए अब, ये Li+ और ये Mg+2, तो हम एक विकर्ण संबंध पढ़ते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। यानी मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना पी ब्लॉक के अंदर कि वो पहले पहले एलिमेंट से वो ना पूरी फैमिली का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ में क्या नहीं दिखाते, सिमिलरिटी नहीं दिखाते, दूसरे वर्ग के तत्वों के साथ में क्या दिखाते हैं, सिमिलरिटी। ऐसा लिथियम मैग्नीशियम के बीच में विकर्ण संबंध मिलता है, ऐसे ही आपके बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में मिलता है, ऐसे ही बोरॉन और सिलिकॉन के बीच मिलता है। तो ये दो तीन क्या है आपके विकर्ण संबंध, तीन। अब ये विकर्ण संबंध है आपके तीन, तो लिथियम के साथ मैग्नीशियम क्या दिखा रहा है, समानता। उसका कारण अपन ये देते हैं कि दोनों की साइज ऑलमोस्ट कैसी है, सिमिलर। तो सिमिलर है तो फिर कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, भाई कौन ज्यादा है कौन कम है। और एक देखो अपन ये भी पढ़ते हैं यहां इस जगह, ये अपवाद है आपके, एक एल्यूमिनियम और एक गैलियम। ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम और जो गैलियम है ना आपके, तो एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आ रहा है, अरे बोरॉन फिर एल्यूमिनियम फिर गैलियम, और हमको पता है ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ना चाहिए तो गैलियम का साइज ज्यादा होना चाहिए, किससे, एल्यूमिनियम से ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। पर ये अपवाद है, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कैसा होता है, छोटा। अरे ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद, ध्यान रखें, बड़ा होना चाहिए, पर गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कैसा होता है, छोटा होता है, ऐसा हम पढ़ते हैं, अपवाद है। अब जब अपवाद है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको ऐसा लगेगा कि भाई Al+3 भी क्या मतलब बड़ा होना चाहिए, किससे, Ga+3 से। भाई एल्यूमिनियम बड़ा होना चाहिए ना गैलियम से, भाई एल्यूमिनियम बड़ा है गैलियम से, अपवाद है, तो इसका मतलब Al+3 भी Ga+3 से बड़ा होना चाहिए। पर ध्यान रखना, जो एल्यूमिनियम+3 आयन है ना ये आपकी, अरे ये छोटा होता है किससे, गैलियम+3 से। ये कंसेप्ट आप याद रखें, इस कंसेप्ट को याद रखें आप। क्या का उदासीन है, तब तो एल्यूमिनियम बड़ा है गैलियम से, होना छोटा चाहिए था पर बड़ा है। लेकिन ध्यान रखें, Ga+3 है वो बड़ा है किससे, एल्यूमिनियम+3 से। और इनमें हम सिमिलरिटी देख ही चुके हैं कि ये दोनों ऑलमोस्ट कैसे हैं, सिमिलर। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी देखो, और इसको डिफरेंशिएट अपन केवल इस बेस पे कर सकते हैं, जिसको ये याद है कि एल्यूमिनियम+3 है, ये छोटा है किससे, Ga+3 से। इसका मतलब गैलियम बड़ा है किससे, एल्यूमिनियम से। नहीं तो यहां पे फंस जाएंगे अपन, भाई सोडियम तो बड़ा हो जाएगा, क्यों भाई ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है मान लो, तो ऊपर वर्ग से वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है ना, इसका मतलब लिथियम से बड़ा कौन है, सोडियम है। अरे लिथियम से बड़ा कौन है, सोडियम। तो सोडियम इसका मतलब बड़ा है। और फिर देखो इधर जाते हैं अपन, तो अपन को पता है, अरे इधर जाते हैं ना आवर्त में, तो साइज घटता है, इधर गए बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है, और इधर गए घटता है, इसका मतलब क्या हुआ, यही तो ज्यादा हुआ। अब ये ज्यादा हुआ, इसके बेस पे करेंगे आप Na+, तो देखो यहां भी ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है। चलो तीसरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप किसको रखें अपन, लिथियम को बड़ा माने या मैग्नीशियम को बड़ा माने, लिथियम बड़ा माने। एक में देखो आपके मैग्नीशियम बड़ा दे रखा है किससे, लिथियम से, और यहां भी देखो लिथियम बड़ा किससे, मैग्नीशियम से। तो इस बेस पे सवाल होगा नहीं, ये केवल इस बेस पे होएगा सवाल आपके, कौन सा, इस वाले पे देखो, ये वाला है ना, ये इस बेस पे सवाल होगा आपके कि एल्यूमिनियम+3 बड़ा है किससे, Ga+3 से। तो ये देखो आपके, सॉरी सॉरी सॉरी, एल्यूमिनियम+3 छोटा है Ga+3 से, हाँ एल्यूमिनियम बड़ा है गैलियम से। ठीक है ना, इसका मतलब Ga+3 बड़ा होना चाहिए। Ga+3 देखो, या तो Ga+3 ये रहा और एल्यूमिनियम ये रहा, इसका मतलब Al+3 कोई बड़ा बता रखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा आपकी। ठीक है ना, यहां भी देखो एल्यूमिनियम को बड़ा बता रखा है Ga+3 से, तो ये भी नहीं होगा। तो केवल यहीं पे आपको दिख रहा देखो कि Ga+3 बड़ा है किससे, एल्यूमिनियम+3 से। Ga+3 बड़ा है किससे, एल्यूमिनियम+3 से। इसलिए इसका जो आंसर होगा ना आपके, राइट आंसर वो कौन सा होगा, फर्स्ट। वैसे ये सवाल सही नहीं है, मतलब
अरे ये सवाल सही नहीं है, ठीक है ना भाई। ऐसे सवाल तो अब जिसको ये कंसेप्ट पता है वही करेगा। क्यों, यहाँ तो विकर्ण संबंध लग जाएगा, तो लिथियम और मैग्नीशियम वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसने लिथियम प्लस को बड़ा बता रखा है, किससे, मैग्नीशियम प्लस 2 से, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल बनाने नहीं चाहिए वैसे, पर चलो बना रखा है तो अपन ने सॉल्व कर ही दिया, ठीक है ना। अपन ने इसको सॉल्व कर ही दिया, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ अगला देखिए, अगला वाला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ अगला वाला क्वेश्चन है आपके ये, देखिए देखो, सेकंड एलिमेंट, मतलब ये सेकंड जो आवर्त है ना आपकी, द्वितीय आवर्त के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी, कौन सी, प्रथम की बात कर रहा है। प्रथम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी दी जाएगी ना, वो क्या कहलाएगी, प्रथम आयनन एंथैल्पी। और किसकी बात कर रहा है, सेकंड आवर्त की बात कर रहा है। सेकंड आवर्त के एलिमेंट्स, जैसे फर्स्ट में तो कौन है, हाइड्रोजन हीलियम आता है, सेकंड में लिथियम से लेके नियोन तक आते हैं। तो इसने देखो क्या क्या दे रखा है अपन को, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन सारे दे रखे। सेकंड आवर्त के एलिमेंट्स देखो, लिथियम, सोडियम, सॉरी सॉरी सोडियम नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये कौन है आपके, नियोन, ठीक है ना। अब इसमें आपको याद क्या रखना, सुनिए, इसमें आपको याद क्या रखना है, देखिए हमको पता है भाई, आवर्त में जाते हैं ना अपन, आवर्त में, अरे आवर्त में जाते हैं तो इधर तो आई ई क्या होता है आपके, अरे आवर्त में जाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, और वर्ग में जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है आपकी, घटती है। ये आवर्त है आपकी, अब ऐसे आपको आना चाहिए, और ये क्या है आपकी, वर्ग, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ये पूर्ण पूरित विन्यास रखा है, कौन, नियोन, नियोन के संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इसका अष्टक पूरा होता है। ऐसे ही नाइट्रोजन है, ये भी क्या रखता है, मतलब अर्धपूर्ण विन्यास रखता है। और एक बेरिलियम है, देखो इसमें भी जो 2s ऑफकोर्स है ना इसका, वो कंप्लीट है, 1s2 2s2 1s2 2s2। तो ये तीनों को याद रखना है, इसका मतलब इन तीनों की जो है ना, ये तीनों गड़बड़ करेंगे आपके, ये तीनों गड़बड़ करेंगे आपको ना, मतलब याद रखना है। तो ये तो पूर्ण पूरित विन्यास रख रहा है, और हमको पता है स्थायी जो होता है ना, वो पूर्ण पूरित का सबसे ज्यादा, फिर अर्धपूरित, और उसके बाद आंशिक पूरित, पूर्ण पूरित, अर्धपूरित, आंशिक पूरित। पूर्ण पूरित, अर्धपूरित और मतलब इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो है ना वो ज्यादा देनी पड़ती है, बजाय किसके, आंशिक पूरित की। तो देखो पूर्ण पूरित है नियोन, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं, अरे तो क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है ना आपकी, आयनन एंथैल्पी, इसका मतलब नियोन की सबसे ज्यादा है। तो नियोन सबसे ज्यादा कहां है, देखो नियोन सबसे ज्यादा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसका मतलब ये तो कट गया आपके, कट गया। अब कौन आएगा, देखो नियोन के बाद फ्लोरीन आएगा। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन ध्यान रखें अर्धपूरित विन्यास रखता है, इसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा है, और किससे, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ज्यादा है। अरे इससे तो वैसे भी ज्यादा होगी, क्यों, आवर्त में जा रहे हैं तो बढ़ती है, पर इससे ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ज्यादा रखता है, ऐसा नहीं फ्लोरीन से भी ज्यादा रख ले। तो फिर नियोन के बाद कौन आएगा, फ्लोरीन। तो नियोन सबसे पहले, और नियोन के बाद कौन आ रहा है आपके, फ्लोरीन। देख लो नियोन के बाद फ्लोरीन कहा है, नियोन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहां नाइट्रोजन आ गया, इसका मतलब ये कट गया। अब बचे दो, इसके बाद कौन आएगा, देखो मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन अड़ोसी पड़ोसियों से ज्यादा है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, कार्बन से भी ज्यादा है। कारण क्या है, अर्धपूरित विन्यास रखता है। तो उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, तो नाइट्रोजन कहां है, यहाँ नाइट्रोजन है, जबकि इसमें तो ऑक्सीजन आ गया, अरे इसमें ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ये क्रॉस हो गया। तो सही आंसर कौन सा है अपना, ये नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, उसके बाद आपके कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन होगा, कार्बन, हो गया। फिर वही बेरिलियम अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर कौन होगा आपके, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, और सबसे कम कौन होगा, लिथियम। देख लो यही है, नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम। इस तरीके से आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर याद होना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, सुनिए।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगले क्वेश्चन के लिए अपने पास थोड़ा अपन ने क्या गलती की है ना, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक रहते हैं। चलिए, कोई नहीं, मैं इसको, अरे इसको यहां सोल्व कर देता हूं आपको। देखो, इस क्वेश्चन नंबर 40 को मैं इधर सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 40, इसको मैं आपके लिए यहां सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना, अपने पास सफिशियंट जगह है यहां। देखिए, इसको सॉल्व करता हूं मैं। क्या है कि 342 ग्राम सुक्रोज दे रखा है। सुक्रोज का देखो आपको फॉर्मूला भी दे रखा है। सुक्रोज का मतलब कैन शुगर, गन्ने वाली शर्करा, C12H22O11। आगे क्या कहा इसने कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन करवा रहा है। क्या करवा रहा है? पूर्ण दहन। तो पहले आप पूर्ण दहन करवा लो। देखो, C12H22O11, ये तो हो गया सुक्रोज। और दहन का मतलब देखो, अरे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यानी वायु की अधिक मात्रा में क्या करते हैं, वर्न करते हैं, जलाते हैं। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, या उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दहन। और दहन कैसी है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इस दौरान ऊर्जा निकलती, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, इसका क्या करवा दो आप, अरे ऑक्सीकरण करवा दो, यानी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होगा, देखो जितने कार्बन उतने तो CO2 बन जाएगी आपकी। तो 12 तो CO2 बन गई, क्यों, 12 कार्बन है ना। और देखो 11 क्या है, आप सॉरी आपकी 22 क्या है, हाइड्रोजन। और हमको पता है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके अरे 1 जल का अणु बनाता है। तो ये 22 तो हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, अरे 11 जल के अणु। अब इसको बैलेंस कर लो आप। देखो ये तो 11 जल के अणु गए, और ये कितने, 12 दूना 24, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो। या देखो 12 दूना 24, 11 35, 24 और 11 35, यानी ये कंप्लीट क्या होगी, दहन की रिएक्शन होगी, किसकी, सुक्रोज की। अब इसने हमसे क्या कहा है कि 3.42 ग्राम सुक्रोज लिया भी इसने। अरे कितना सुक्रोज लिया है, 3.42 ग्राम। ये लो, अब ये हमसे कह रहा है क्या कि 3.42 ग्राम सुक्रोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। और ये भी किसमें, ग्राम में। ये भी किसमें है, ग्राम में, ठीक है ना। यानी ये कितना ग्राम उत्पन्न होगी, ये लो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आपने 11th क्लास में क्या पढ़ी हो, स्टाइक्योमेट्री पढ़ी हो। और स्टाइक्योमेट्री क्या कहती है हमको, कि स्टाइक्योमेट्री अभिकारक और उत्पादों की मत, मोल, आयतन, अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, इनके बारे में मात्रात्मक संबंध बताती है। और वो कौन बताता है, इनके आगे लिखे हुए जो गुणांक है ना ये, अरे जैसे इसका 12, इसका कितना है 12, इसका गुणांक कितना है 11, और इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। भाई 1 को लिखते नहीं है अपन, पर कुछ नहीं होता उसको एक ही तो मानते हैं। तो क्या कहूंगा मैं, यहां से देखना, ये मोल के बारे में संबंध दिखाएगा। तो अपन को क्या पता चल रहा है, इसकी स्टाइक्योमेट्री से क्या पता चल रहा है कि इसका यदि 1 मोल लिया जाए तो इसके कितने मोल बनेंगे, अरे 12 मोल। इसका 1 मोल लिया जाए तो इसके कितने मोल बनेंगे बच्चों, अरे 12 मोल। तो 1 मोल सुक्रोज से 12 मोल क्या बन रहा है, अरे इसका यदि 1 मोल लेते हैं तो उससे ये कितना बनता है, 12 मोल। ये लो 12 मोल। ऐसा कौन बता रहा है, अरे ऐसा कौन बता रहा है, इसकी स्टाइक्योमेट्री बता रही है ऐसा, कि अगर इसका 1 मोल लिया तो इसका कितना मोल बनेगा, 12 मोल। और हमको पता है 1 मोल की ग्राम में जो मात्रा होती है वो उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है। अरे 1 मोल की ग्राम में मात्रा मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि सुक्रोज के 1 मोल का मतलब कितना हुआ, अरे 342 ग्राम। क्यों, सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है या मोलर मास कह दो, वो कितना होता है आपका, 342। तो इसका मतलब 1 मोल का मतलब 342 ग्राम हो गया। तो फिर इसके 12 मोल का मतलब कितना होगा, अरे 1 मोल CO2 का मतलब 44 ग्राम CO2। क्यों, CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 44 ग्राम होता है। अरे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास जो है ना, या मोलर मास कुछ भी कह दो आप, वो कितना है, 44। तो 1 मोल का 44, तो 12 मोल का कितना होगा, अरे 44 गुना 12 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये लो 528 ग्राम हो गया। 12 चौक 48 का 8 हासिल की 4, और 12 चौक 48 और 4 52, 528 ग्राम। इसका मतलब इसकी स्टाइक्योमेट्री क्या कह रही है कि अगर इसको 342 ग्राम को जलाया जाए तो CO2 कितनी बनेगी, अरे 528 ग्राम बनेगी। कितनी, 528 ग्राम। तो इसने हमको सवाल में कितना दिया है, अरे 3.42 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 3.42 ग्राम। ये तो कहां से पता चला, अरे ये जो बात है ना, ये वाली बात, ये वाली बात, ये सारी बात तो कहां से पता चला ली अपन ने, अरे ये तो इसकी स्टाइकोमेट्री से पता चला ली अपन ने।
किससे? स्टाइक्योमेट्री से। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। देखो अब आजकल ना आरपीएससी का ट्रेंड बदल चुका है, क्वेश्चन अच्छे लेवल का देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 342 से 528 बन रही है, तो इसने कितना दिया हमको? अरे 3.42 ग्राम दिया है। इसका मतलब इसने क्या किया इसमें? अरे 10 का भाग लगा दिया। मतलब तो इधर भी क्या करो, अरे 10 का भाग लगा दो इधर भी आप। तो ये कितना आ जाएगा? 10 का भाग लगाएंगे आपको 5.28 ग्राम। और ये ऑप्शन कहाँ है? 5.28 ग्राम, ये 5.28 ग्राम। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपका एक सदाबहार तरीका ऐसे करते हो ना आप कि अरे 10 पेंसिल कितने की? 50 रुपए की। एक पेंसिल कितने की? 50/10। ज्यादा दे एक पूछे, भाग लगाते हैं। फिर मान लो 4 पेंसिल निकालना, 4 से गुना कर दो। 10 पेंसिल 50 की, एक पेंसिल 50/10 यानी 5 रुपए की 4, 4 से गुना कर दो, 5 चौक 20। तो ये ऐसे भी हो सकता है। अरे ऐसे देखो, ये 342 ग्राम को क्या किया अपन ने? अरे 342 ग्राम को जलाया, तो बनी कितनी? 528। ये लो। तो ये अगर 1 ग्राम को जलाता तो ये कितना बनता? अरे 342 का भाग लग जाता ना। और इसने जलाई कितनी? 3.42। तो 3.42 से कितनी बनेगी? देख लो। अरे इससे इसको काटोगे 100 का भाग लग जाएगा, और 100 का भाग लगाओगे इसमें तो कितना? 5.28 ग्राम ही आएगा। ये आपका सदाबहार तरीका जो आप छोटी क्लासों में करते हैं, ऐसे करो। और नहीं समझदार हो आप, 342 का कैसा? अरे 1/10 भाग हो गया ये, इसको भी क्या कर दो? 1/10 कर दो, सिंपल। ठीक है ना? आपकी इच्छा है, आप कैसे कर लो। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला देखो एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दे रखा है आपकी। अगला क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दे रखा है। सेम सवाल, नो चेंज। लेकिन बस चेंज क्या है सुनिए। चेंज इतना है, कितना? थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया। एक कौन सा? ये वाला चेंज कर दिया। देखो वहां एनसीईआरटी में एक की जगह 10 दे रखा है, और इस एक की जगह 0.1 दे रखा है। क्या किया इसने? कुछ नहीं किया। अरे कुछ किया है किसने? देखो, अरे वो 10 था, 10 का 1 कर दिया, यानी उसमें उसका 1/10 कर दिया, और इसका क्या कर दिया? 10 गुना कर दिया। 0.1 को 10 से गुना करेंगे तभी तो 1 आएगा। बस इसने इतना सा चेंज किया है, और कोई चेंज नहीं है। और तो कुछ नहीं। देखो 1 किलोग्राम द्रव्यमान, इसका मतलब एम दे रखा है अपन को कितना? अरे 1 किलोग्राम। ये लो। अब देखो ये सारा, ये मैं तो आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसलिए आपको एग्जाम में नहीं करना है इतना। आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी, डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला वगैरह आपको आता है उसमें। अभी मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए। और v कितना दिया इसने? 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड का वेग दे रखा है आपको। एक गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? मीन्स लैम्बडा पूछा अपन से। प्लांक स्थिरांक का मान इसने लिख रखा है कितना? एच। अरे एच को बोलते हैं प्लांक स्थिरांक, इसका नाम क्या है? प्लांक स्थिरांक। अब ये तो आपको आता हुआ, देखो प्लांक स्थिरांक, इसका नाम क्या है? प्लांक स्थिरांक। और इसकी वैल्यू उसने लिख दी 6.626 गुना 10⁻⁻⁴ जूल इंटू सेकंड, यानी जूल सेकंड। और इसने पूछा क्या है? तरंग दैर्घ्य। अब देखो ये सवाल कहां से है? अरे ये सवाल आपकी जो डी ब्रोगली का द्रव की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत है ना, डी ब्रोगली का द्रव की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, उससे ये सवाल है। अब इतना हमको आना चाहिए कि इसने द्रव्यमान दिया, वेग दिया, और एच भी दे दिया, लैम्बडा पूछा है, तो लैम्बडा बराबर H/mv। एच तुम्हारे पास है ही है, यहां से रख लो। देखो कितना है? 6.626 गुना 10⁻⁻⁴। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और नीचे क्या है? अरे एम भी एक है और वी भी एक है, 1 गुना 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। इसका मतलब आंसर यही आएगा। और लैम्बडा क्या है? अरे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? दूरी तो होती है। दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपके तरंग दैर्घ्य। तो दूरी का मतलब क्या है? अरे एम की में दे रखी है सारी वैल्यू, तो मीटर हो जाएगा। अरे ये जो आंसर आएगा ये किसमें आएगा? आपके मीटर में आएगा। किसमें आएगा? मीटर में। सारे मीटर में दे रखे वैसे। देख लो आंसर कौन सा है। ये लो। कुछ किया किसमें? अरे कुछ किया क्या? थोड़ा बहुत सोचना है। और वहां कैसे था? वहां ये 0.1 था, ये 10 को 0.1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। वही बात है, इसने आपको गुना भी नहीं करना। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अगला करते हैं। देखो यहां से सुनिए, अगला क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए अगला है आपकी, एक सेकंड।
एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इस कॉल का। चलो, आपको दिख जाए इससे अच्छे से। हाँ, देखना इसने क्या दिया हमको, m/200 यानी इसको मैं ऐसे कह दूं, अरे m/200 का मतलब ये हो गया, इसको चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो ना, 1/200 इंटू एम, आपकी इच्छा है, m गुना 1 m/200 कर दिया इसने। और क्या दिया हमको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया इसने, अरे CaOH का होल ट्वाइस। और क्या पूछा है, इसका पीएच पूछा है। देखो पीएच इंपॉर्टेंट है, पीएच का सवाल आपसे पूछा ही जाता है, कोई सा एग्जाम हो उसमें पीएच वाला सवाल पूछा ही जाता है। अब देखो हमको पता है, अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप ब्रेक करते हो तो देखो कैसे टूटेगा ये, या इधर से ब्रेक कर दो, देखो देखना, इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं। हाँ जी, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अरे ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा आपके, देखो ये ऐसे ब्रेक होगा, Ca+2+2OH माइनस, हो गया ब्रेक। और वैसे जब भी हम है ना ऐसे ये निकालते हैं, क्या आपके पीएच वगैरह निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी लेते हैं, बढ़िया क्या लेते हैं, जो सांद्रता लेते हैं ना वो मोलरता नहीं लेते, क्या लेते हैं, नॉर्मलता। क्या लेते हैं, नॉर्मलता लेते हैं। अब नॉर्मलता तो कैसे निकालोगे आप, अरे मोलरिटी को किससे गुणा कर दो आप, मोलरिटी को किससे गुणा कर दो, अरे एक्स फैक्टर या एन जो भी कहते हैं आपके सर, एक्स फैक्टर या एन से मतलब जैसे एसिड है तो उसकी बेसिसिटी यानी अम्ल है तो उसकी क्षारकता, और क्षार है तो उसकी अम्लता, यानी एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी। तो यहाँ कौन है बेस, क्या लेना है इसकी एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब उस बेस के अंदर कितने OH माइनस है, तो ये कितने OH माइनस दे रहा है, अरे ये तो 2 OH माइनस दे रहा है ना, कितने दे रहा है, 2 OH माइनस दे रहा है, तो इसकी मोलरता ये रही ना, अरे ये मोलरता ये रही, तो इसकी नॉर्मलता अगर मैं ज्ञात करूं तो क्या होगा, मोलरता इंटू एक्स फैक्टर कितना है, 2, 2 से इसको काटेंगे तो ये क्या हो गया, अरे ये 100, और 100 का मतलब अरे 10 की घात 2 ऊपर लेके जाओगे तो 10 की घात -2 हो जाएगा। ऐसे करना है आपको, अरे ऐसे आपको करना है, यानी उसकी बेस की कंसंट्रेशन कितनी थी, कंसंट्रेशन मोलरिटी में दे रखा है, इनटू उसकी बेसिसिटी कर दिया अपन ने, या ऐसे देख लो, अरे ये इतना है तो ये क्या होगा, डबल ही बनेगा ये, अरे अगर इसका 1 मोल तो उसका 2 मोल बनेगा ना, जब इसकी कंसंट्रेशन इतनी लेंगे तो ये डबल बनेगा। वही बात तो हो गई, ये कितना 1/200, डबल का मतलब 2 से गुना ही तो करूंगा मैं, अरे 2 से गुना ही तो करूंगा, तो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी कर लें। तो जब भी पीएच वगैरह निकालते हैं तो अपन जो कंसंट्रेशन लेते हैं सांद्रता, वो नॉर्मलता के रूप में लेते हैं, किसके रूप में, नॉर्मलता। देखो नॉर्मलता है ना, बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, और आपके सेकंड ग्रेड वगैरह में अब तो हटा रखी है, सेकंड ग्रेड में पहले थी, और आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है खैर ये नॉर्मलता, पर आपको आनी चाहिए ऐसे नॉर्मलता निकालना। भाई आपके सर ने पढ़ाया होगा ना, और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की होगी आपने तो, या बीएससी वगैरह पढ़ी होगी, वहां तो है आपकी बीएससी में तो है ही। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सुनिए आप। हाँ, तो फिर से एक सवाल और है ना, इसको सॉल्व करेंगे कहीं, देखो देखते हैं। अब आपको देखो यहां से नॉर्मेलिटी आ गई, अब हमको करना क्या है, तो क्षार जब देता है ना, तो क्षार के लिए डायरेक्ट पीएच नहीं निकलती भाई, अरे क्षार के लिए डायरेक्ट पीएच नहीं निकलती, क्या निकालते हैं अपन, पहले पीओएच निकालते हैं, जैसे पीएच निकालते हैं ना, पीएच बराबर -log H+, ऐसे क्षार के लिए पीओएच निकालते हैं, पीओएच बराबर -log OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास क्या है, अरे ये जो नॉर्मेलिटी आई है ना, ये क्या आ गई, अरे ये ही तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है हमारे पास, ये जो है ना ये नॉर्मेलिटी, ये ही क्या है, अरे ये ही OH आयन की कंसंट्रेशन है। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे कैसे, कि पीओएच बराबर क्या होगा भाई, -log OH आयन की अरे कंसंट्रेशन, हो गया। कैसे करेंगे, -log ये लो, और OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी, अरे 10 की घात -2 रख दो, 10 की घात -2, और देखो लॉग को जब भी सॉल्व करते हैं ना, तो लॉग के ऊपर पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, जैसे log x की पावर n, तो n को आगे ले आओ, n log x, अरे log ऐसे लिखते हैं ना अपन, चलो मैं इरेज कर दूंगा, फिर ये इधर लिख देता हूं मैं, देखो अरे log x की पावर n ऐसे लिखते हो ना आप, तो इसको खोल के लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी n log x, बस इस पावर को आगे लाना आपको, -2 और आगे माइनस बैठा ही पहले से, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपकी, अरे ये 2 log 10 बन जाएगा भाई, अरे 2 log 10, और देखो log 10 का मान 1 होता है, ये तो आपको पता है, ये log 10 का मान 1, तो कितना आ जाएगा ये, अरे 2, क्या आया हमारे पास, ये 2 पीओएच आया, 2 क्या आया है, पीओएच। फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पीएच प्लस पीओएच
बराबर क्या होता है अभी 14। पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है 14, यानी पीएच और पीओएच का सम 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और नॉर्मली हम कमरे का टेम्परेचर क्या मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ही मानते हैं। तो देखो पीएच निकालनी है तो पीएच बराबर क्या होगा, अरे ये 14 माइनस पीओएच हो जाएगा क्या, तो पीओएच को इधर भेज देता हूं तो 14 माइनस पीओएच, अरे 14 माइनस पीओएच तो क्या हो जाएगा, घटा दो आप, 14 माइनस 2 कितना होगा, अरे 12। तो ध्यान रखें एसिड के लिए डायरेक्ट पीएच निकाल लेंगे अपन, पर बेस के लिए डायरेक्ट पीएच नहीं निकलती, पहले क्या निकालते हैं, अरे पहले क्या निकालते हैं पीओएच, और फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या निकाल लगाते हैं बच्चों 14, तो कितना आ गया 12, और 12 कहां है, अरे 12 तो इस ऑप्शन में है, ठीक है 12 इस ऑप्शन में है हमारे पास। अब देखिए अगला क्वेश्चन काम करते हैं सॉल्व, सुनिए अगला भी देखो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, अरे अगला है ना वो भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसे कैसे, ये भी एनसीईआरटी से उठाया इसने बिल्कुल डेटा, बस इसने केवल मूलानुपाती सूत्र पूछ लिया हमसे, सूत्र नहीं पूछा, बस थोड़ा छोटा कर दिया इसको। देखिए सबसे पहले मैं देखो उससे पहले इसका आंसर दे दूं फिर उसको सॉल्व कर देंगे इधर। तो निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन स्नेही, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन स्नेही का चयन कीजिए। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कौन नाभिक स्नेही है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाभिक स्नेही। देखो ये वाला नाभिक, ये कैसा है, अरे ये नाभिक स्नेही है, ये भी कैसा नाभिक स्नेही, ये भी कैसा नाभिक स्नेही। सर आपको पता कैसे चला, अपन वहां पढ़ते हैं जीओसी में पढ़ा रखा है मैंने आपको, वैसे जीओसी में आपको पढ़ा रखा है सेकंड ग्रेड की, देखो अपन ने क्लासें ना लगातार अपलोड कर रहे हैं अपन, 50 क्लासें डाल दी मैंने, एक पेपर सॉल्यूशन करवा दिया, दूसरा ये है, और धीरे धीरे 1 बाय 1 करके जो अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी आपके पेपर हुए हैं ना उन सबका केमिस्ट्री का सॉल्यूशन अपन लाने वाले हैं। बायोलॉजी और फिजिक्स का बाद में फिजिक्स वाले सर हैं, बायोलॉजी वाले सर हैं, वो ले आएंगे आपके, ठीक है ना। अभी तो केवल केमिस्ट्री का अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। आप सूर्या कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल को जिसने नहीं कर रखा वो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर ने पीडीएफ वगैरह सारी कंप्लीट डाल रखी है, आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ कंप्लीट मिलेगी आपको, ये सॉल्यूशन सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा आपको। अब देखिए अब ये पता कैसे चला, देखो यहाँ केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, यहाँ कौन है ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, तो वहां अपन पढ़ते हैं ऐसे उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा हो और उसके पास क्या हो, एक लोन पेयर हो, कम से कम एक हो, ज्यादा तो 2 3 कितने हो, और कम से कम एक हो। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है, कैसे पूरा है, देखो एक बार बता देता हूं मैं, सब में वही है। अरे जल ऐसा होता है, और जल में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास हमको पता है 2 लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड का मतलब 2 2 2 4 2 6 2 8, अष्टक पूरा है, उदासीन है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा हमको यहाँ प्लस माइनस, और इसके पास क्या है लोन पेयर है कितने, अरे 2 2 लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये नाभिक स्नेही है। ऐसे सेम वही नाभिक स्नेही, ये भी है नाभिक स्नेही, ये भी है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, ये वहां पढ़ते हैं ऐसे उदासीन अणु, अरे जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक कैसा हो, अपूर्ण हो, केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो, या फिर उसके पास अरे वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, खाली डी कक्षक हो। तो यहाँ केंद्रीय परमाणु कौन है, बोरॉन, अरे ये ऐसा है BF3, तो BF3 में जो केंद्रीय परमाणु बोरॉन है ना इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है। कैसे नहीं है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। और अभी तो बोला मैंने ऐसे उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो, किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूं एक बार, इस वाले को, इस वाले को मैं अरेंज कर देता हूं, देखो ये लो, हाँ जी। अब सुनिए एक क्वेश्चन पहले इसको कर देते हैं, फिर उसको लास्ट में लेते हैं, उसको लास्ट में लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है उसको लास्ट में लेते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व, सुनिए ये तो सिंपल है, निम्नलिखित में से किसमें आयरन, यानी जो केंद्रीय परमाणु है ना या आयरन, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी, अरे न्यूनतम पूछ रहा है, अधिकतम नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम, यानी सबसे कम किसमें है। देखो अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने पढ़ रखे हैं तो इसका अगर निकालेंगे ना, इसका तो देखो इसका ऐसे निकालो, देखो अरे 3 पोटेशियम है, एक का निकाल के देता हूं फिर मैं बाकी औरों का नहीं निकालूंगा, ठीक है। आपको आता है देखो कितने पोटेशियम 3, और एक पोटेशियम का मतलब हमको पता है +1 चार्ज होता है, प्लस आयरन का हमको निकालना है, और कितने CN है, अरे 6, और एक का कितना होता है -1, और बराबर में क्या लिखते हैं हम,
अरे पूरा जो ये डिब्बा लिखा हुआ है ना, डिब्बा, इसके ऊपर जो भी चार्ज होता है ना उसको, प्लस का या माइनस का जितना भी उसको लिखते हैं, और नहीं है तो जीरो लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं अपन। तो बराबर में क्या लिखूंगा मैं, जीरो। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो ये प्लस का 3 प्लस एक्स और प्लस गुना माइनस माइनस 6 गुना 1 6 बराबर 0। तो ये क्या होगा, अरे एक्स प्लस का 3 माइनस का 6 तो माइनस का 3, और उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, प्लस का 3। इसका मतलब यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस का 3। FeCO5, अरे कार्बोनिल लिगेंड है ना, ये कैसा है, उदासीन, और उदासीन है तो इसका मतलब क्या होगा, अरे x प्लस 5 इंटू 0 तो क्या होगा, यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अरे 0। क्या है बच्चों, 0। ऐसे देखो यहां FeSO4 में देखिए रहा आपको, Fe प्लस 2 SO4 माइनस 2, अगर इसको तोड़ोगे तो आप, अरे Fe प्लस 2 SO4 माइनस 2, क्यों, वैसे भी ये देखो तो ये उदासीन उदासीन चल रहे हैं आपके, ठीक है ना। FeSO4 के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अरे ये वैसे तो FeSO4, ये आपने इसका नाम सुना होगा, FeSO4 एनसीईआरटी में दे रखा है, FeSO4.NH4 का अल्टोएच.6H2O। अरे इसका नाम है मोहर लवण। कौन सा लवण, मोहर लवण। कौन सा लवण बच्चों, मोहर लवण। तो यहाँ आयरन जो है ना, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, किसके अंदर है, प्लस 2। और उससे अगले में निकालोगे आप, देखो उसके जैसा ही, बस यहाँ K3 था या K4, ये 3 की जगह 4 हो जाएगा, तो वो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अरे प्लस का 2। कितना है, प्लस का 2। प्लस 2, यहां भी प्लस 2, वहां प्लस 3, यहां 0। अरे तो न्यूनतम कौन सा है, अरे न्यूनतम तो 0 ही होता है भाई, अरे न्यूनतम तो 0 ही होता है। तो किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, देखो आपको, किसका, इसका सबसे लास्ट वाला, इस पीडीएफ के अंदर ये लास्ट वाला क्वेश्चन, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, देखो एक बार, एक सेकंड, ये लो थोड़ा छोटा कर देता हूं आपको, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब सुनिए, देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, किसका, इस वाले क्वेश्चन नंबर 43। देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आपके, ये लो, यहां कर देता हूं मैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो एक यौगिक में कौन कौन है, 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। एनसीईआरटी का एग्जांपल उठा के ऐसे कैसे दिया, बिल्कुल सर, इसलिए एग्जांपल वगैरह आपको पाठनिहित पीछे अभ्यास वाले क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए, एनसीईआरटी अच्छे से कवर होनी चाहिए आपकी 11th 12th एनसीईआरटी। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आपको बता रखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बीएससी के लिए आप ना बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो और इंग्लिश मीडियम के हैं तो कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो टॉपिक दे रखे हैं वही पढ़ने अपन, वो सारी बीएससी बुक्स नहीं पढ़नी अपन, जो टॉपिक दे रखे हैं वही पढ़ने हैं। इसके अलावा आप नीट वगैरह या जेई मेंस वगैरह के कहीं आपको ना मॉड्यूल्स वगैरह मिल जाए तो उनसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए तो एक तो इसके अंदर क्या है, देखो कार्बन, एक क्या है हाइड्रोजन, और एक कौन है आपके, सॉरी क्लोरीन। अरे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। और देखो ये कितना है, कार्बन तो है आपकी 24.27, ठीक है ना परसेंट। ये कितना है 4.07, और ये कितना है आपके 71.65%, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या, टोटल 100% हो गया। अब 100% को 100 ग्राम मान लो, तो जितना जितना परसेंट होता है उतना उतना ही ग्राम होता है, यानी जितना जितना आपको परसेंट दे दे उतना उतना ही क्या है, ग्राम। अब देखो कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, और क्लोरीन का कितना है भी, अरे 35.5, ठीक है ना। ऐसे करते हैं सॉल्व। तो इसने क्या पूछा है, इसका मूलानुपाती सूत्र निकालो भाई। अब मैं इसको हटा दूं, इससे तो अपन क्या काम। अब देखो इसको सॉल्व करता हूं, हम क्या करते हैं इसमें, अरे इसमें क्या करते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा करता हूं। सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लिए मैंने, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कितना कितना परसेंट है, जितना जितना परसेंट उतना उतना ही ग्राम में मात्रा होती है। और ये क्या है इनका, अरे एटॉमिक वेट। तो क्या करो आप, अरे वेट अपॉन एटॉमिक वेट, एटम दे रखा है एटॉमिक वेट ले लो, और मॉलिक्यूल दे तो मॉलिक्यूलर वेट ले लो, भाग लगाते हैं तो मोल आता है, क्या आता है, मोल। तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास, मोल आ जाएगा। अरे इससे अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, मोल। इससे क्या आएगा अपने पास, अरे मोल आ जाएगा, ये लो। तो इससे क्या आया अपने पास, मोल, ये लो। और मोल कैसे आएगा, अरे ये जो वेट है यानी परसेंट मात्रा है इसमें किसका, एटॉमिक वेट का भाग लगा, तो एटॉमिक वेट मैंने लिख दिया, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। इसमें भाग लगाओगे लगभग देखो कितना आएगा, ये एक सेकंड में देखो, या मोल लिख दूंगा, फिर यहां लिखने में नहीं आएगा ना, मोल में वैसे ही बोल देता हूं भाई। वेट में एटॉमिक वेट का भाग लगाएंगे आप
तो क्या आएगा आपके मोल, और इसका कितना आएगा, लगभग 2 आएगा। देखो वैसे 2.02 आएगा, पर अपन क्या करते हैं, अरे पूर्णांक में लेते हैं, ठीक है ना, 0.02 को हटा दो, ये कितना है, ये वही 4 हो जाएगा लगभग, और ये कितना, देखो इसमें भाग लगाओगे तो ये भी लगभग कितना आएगा, 2। ये मोल जो आया है, इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका सब में भाग लगाते हैं, तो यहां सबसे छोटी संख्या 2, 4, 2, 2 ही है, 2 का भाग लगाऊंगा 2 में तो 1, ये 2 और ये 1 आ गया। अब कुछ नहीं, ये जो आई है ना, ये आपेक्षिक संख्या बोलते हैं इसको। अरे इसको हम क्या बोलते हैं, इनको आपेक्षिक संख्या बोलते हैं। अरे इनको क्या बोलते हैं बच्चों, कि मोल में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका सभी में भाग लगाते हैं, तो उससे क्या निकलती है, अरे आपेक्षिक संख्या। अब कुछ नहीं है, जो एलिमेंट्स है इनको आपेक्षिक संख्या से क्या कर दो, गुणा, और क्या आ जाएगा आपके, सीधे ही मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा। अरे सीधे ही क्या हो जाएगा आपके, मूलानुपाती सूत्र। तो क्या आएगा देखना आप, क्या आएगा बच्चों, तो कार्बन 1 से गुणा होगा तो कार्बन ही रहेगा, हाइड्रोजन कितने से गुणा होगा, 2 से, तो ये हो गया H2, और Cl की क्या है अपेक्षिक संख्या 1, तो ये हो गया Cl। फॉर्मूला क्या आ गया, CH2Cl। CH2Cl कहां दिख रहा है आपको, देखो, अरे ये दिख रहा है CH2Cl, CH2Cl। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अब देखिए अपन अगला क्वेश्चंस लेते हैं, सुनिए, क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गया आपके, यानी 10 क्वेश्चन हो गए आपके, कितने, 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। एक सेकंड, ये लो, ये आपको सारा पीडीएफ में सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये सारा पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है भाई, ये लो। और पीछे वाला मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्या, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लो क्वेश्चन नंबर 34 से है, वैसे तो अपने क्वेश्चन नंबर 34 है ही नहीं, इसको हटाओ, ये लो, यहां से है अपने, पर चलो वो पीडीएफ को आ जाना दो, कोई नहीं, पर ये फिर छोटा हो जाएगा। चलो अपने तो यहां से स्टार्ट है केमिस्ट्री, मैं लिख देता हूं, चलो केमिस्ट्री कहां से, अरे यहां से स्टार्ट है अपने, ये यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट है, ठीक है ना, यहां से आपकी ये केमिस्ट्री, एक सेकंड भाई, ये यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट है अपने, केमिस्ट्री, ये यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, अगला देखिए अब, इसको देखिए आप, हाँ जी, देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकंड, हाँ देखिए, एक सेकंड, हाँ ये आ रहा है बिल्कुल, है ना, ठीक है। अभी तक देखो फिजिकल के सवाल थे, और फिजिकल के सवाल तो करने में देखो थोड़ा समय लगता है, ये तो आपको पता है, हाँ देखिए कैसे करेंगे, 3P कक्षक में, कौन से कक्षक में, 3P कक्षक में क्या निकालने आपको, त्रिज्यीय नोड, रेडियल नोड, रेडियल नोड, और देखो हमको पता है नोड 2 प्रकार के होते हैं, एक रेडियल नोड, एक एंगुलर नोड। रेडियल नोड यानी त्रिज्य नोड आपके n-l-1 के बराबर होते हैं, और कोणीय नोड l के बराबर होते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, त्रिज्य नोड कैसे होते हैं भाई, अरे n-l-1 के बराबर, n मुख्य क्वांटम संख्या है, l दिग्वंशी क्वांटम संख्या है, तो n तो कितना है यहाँ देखो आप, अरे n कितना है यहाँ, n तो आपको दिख रहा है ना, अरे आगे वाली संख्या ये n होती है, तो ये 3, और देखो p उपकोष के लिए, अरे p उपकोष के लिए आपकी l की जो वैल्यू होती है ना, वो 1 होती है भाई, अरे p उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, p उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी है, 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अब इतना तो आपको आता है, रख दो बस यहां से, तो 3 माइनस कितना, l कितना 1 माइनस 1, तो कितना हुआ, अरे 3 माइनस 2 मीन्स 1, तो कितना आया 1, एक ऑप्शन ये, अरे एक ऑप्शन ये रहा अपना, ऐसे आप कर सकते हैं। अगला देखिए पेट्रोलियम उद्योग में,
ये ऐसे सवाल देखो थोड़ा सा ना, ये एनसीईआरटी से उठा के सीधे ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं आपको। वहां अपन ने पढ़ रखा है क्या 11th क्लास में, एक तो मात्रात्मक और एक गुणात्मक विश्लेषण, एक शुद्धिकरण की या शोधन की विधियां हैं, उसमें से बस है ना ये 3 4 5 विधियां हैं, उनमें से बार बार पूछ लिया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल की विभिन्न घटकों को पृथक करने की उपयुक्त विधि, वहां डायरेक्ट दे रखा है आपके। आसवन कई प्रकार के हैं, साधारण आसवन, भाप आसवन, प्रभाजी आसवन, निम्न दाब पर आसवन। तो कभी निम्न दाब पर आसवन वाली पूछ लेता है, कभी प्रभाजी आसवन वाली पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेट्रोलियम उद्योग है ना, उसमें कच्चे तेल के अंदर तो देखो सारी चीजें होती हैं आपके, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल पेट्रोलियम अलग है, दोनों अलग अलग हैं। पेट्रोलियम उद्योग है, पेट्रोलियम उद्योग का मतलब उसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी, आपकी कोलता, डामर आमर और बहुत सारी है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब उनको सेपरेट करना है तो उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, प्रभाजी आसवन। अब ये तो आपको डायरेक्ट आता है तो सही है, और नहीं आता है तो फिर ऐसे सवाल नहीं कर सकते, हम तुक्का नहीं ला सकते। एनसीईआरटी में सीधे सीधे दे रखा है बिल्कुल इसका यूज। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी, इंपॉर्टेंट ही क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट जेईई वगैरह जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये बेंजीन दे रखा है आपको, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, देखो एक बार इसको थोड़ा बड़ा, ये लो, हाँ ये लीजिए, देखिए ये बेंजीन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, और देखो यूवी, अरे आपको यूवी लिखे या आपको सनलाइट लिख दे एक ही बात है, सूर्य का प्रकाश लिख दे, या आपको इसकी जगह अरे इस साइन को ऐसे बना दे एच न्यू, ई बराबर एच न्यू लिख दे, तब भी इसका मतलब ये क्या है, अरे सूर्य का प्रकाश ही है, ये पराबैंगनी प्रकाश। यूवी का मतलब ये अल्ट्रावायलेट, वो पराबैंगनी प्रकाश ही, इसने यूवी लिख दिया, इसका मतलब यूवी है, ये सनलाइट। क्यों, यूवी जो है अरे पराबैंगनी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का एक भाग है, ऐसा अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, उसके अंदर पढ़ते हैं अपन बहुत सारी विकिरण है। तो अब ये अभिक्रिया है, इसमें उत्पाद एक्स पूछ रहा है कि एक्स क्या है, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ये बेंजीन का क्या है, अरे क्लोरीनीकरण करवा रखा है, किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है ना, अरे वो ये बनता है, देखो ये वाला क्या होगा, ऐसे बेंजीन ऐसा, देखो अरे बेंजीन ऐसा होता है ना, ये बेंजीन, बेंजीन तो सबको पता है, अरे बेंजीन तो ऐसा होता है, ये लो एक सेकंड, हाँ जी भाई बेंजीन तो ऐसा होता है ना, अरे ये बेंजीन के 3 बॉन्ड हैं, और हमको पता है प्रत्येक पे क्या है, एक एक एच जुड़ा हुआ है यहाँ, अरे प्रत्येक कार्बन पर एक एक एच, C6H6, ये हमको पता है, प्रत्येक पे क्या जुड़ा हुआ है, एक एक एच। अब कुछ नहीं है, अरे ये 3 बॉन्ड तोड़ दो यहां से, अब 3 बॉन्ड जैसे तोड़ोगे, एक बॉन्ड तोड़ोगे आधा आधा, क्यों, अरे दोनों के बीच है नहीं, ऐसे इसको तोड़ोगे तब भी आधा आधा, और ये भी तोड़ोगे तो आधा आधा, प्रत्येक पे क्या जोड़ दो, एक एक Cl जोड़ दो, अरे प्रत्येक पे क्या जोड़ दो, एक एक Cl, और क्या होगा, और ये होगा, पहले से एक एक एच पहले से ही था, तो एक एक एच आप पहले से लगा दो, पहले से थे ना ये, एक एक एच आप फिर लगा दो, ये लो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, मैंने लिख भी दिया आपको, नीट जेईई जैसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसको देखो अपन है ना, स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसी हो गई है, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो अरे कार्बन कितने हैं, 6, कार्बन 6 थे ना पहले से, तो अभी भी 6 ही है। हाइड्रोजन कितने हैं, अरे हाइड्रोजन भी 6 है, और क्लोरीन भी कितने हैं, 6। तो इसका नाम क्या है, अरे इसका एक नाम तो है 666, 666, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अरे इसी को ही हम BHC बोलते हैं भैया ना, क्या बोलते हैं बच्चों, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा बोलो हेक्सा बोलो एक ही बात है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC, ये रहा BHC। या इसी को ही देखो 666 बोलते हैं, या इसी का ही मार्केट में एक नाम और है, अरे व्यापारिक नाम है ना इसका, वो ये है गैमेक्सेन, क्या नाम है, गैमेक्सेन, गैमेक्सेन मार्केट में इस नाम से मिलेगा, ये व्यापारिक नाम है इसका। या इसी को ही हम एक नाम और है इसका, लिंडेन, एक नाम और क्या है इसका, लिंडेन। तो आप इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोले, 666 बोले, 666 क्यों बोला, समझ में आ गया आपके, गैमेक्सेन बोल दो या आप इसको लिंडेन बोल दो, गैमेक्सेन बोलो लिंडेन। BHC के 9 समावेशी मिलते हैं, उनमें से एक गामा समावेशी होता है, ऐसे अल्फा बीटा गामा इस तरीके से नाम दे रखे हैं उनके। तो जो गामा समावेशी होता है ना, वो प्रबल कीटनाशक होता भी है ना, कारण क्या है, उसका साइज छोटा होता है, इस वजह से उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है ना, भेदन क्षमता है, अरे कीटों को मारने की, वो पेनिट्रेटिंग पावर कैसी है, ज्यादा, इस वजह से। और अपन थ्योरी में पढ़ेंगे सब कुछ अच्छे से, अभी तो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया।
देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, ये भी शानदार सवाल है, ये वाला सवाल भी आपके शानदार है। एनसीईआरटी ने जो ये सवाल दिया ना आपकी, अरे ये सवाल भी शानदार सवाल है। कौन सा? ये वाला सवाल देखो, मैंने इसको पीडीएफ भी डाल रखी कम्युनिटी पोस्ट पे, और एक इस पे शॉर्ट वीडियो बना रखा है इस क्वेश्चन पे, शॉर्ट वीडियो वो भी बना रखा है आपकी, उसको भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन, ये कह रहा है निम्नलिखित जो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन है, इनको स्थायित्व के घटते क्रम में, अब ऐसे सवालों को ध्यान रखें आप, घटता क्रम पूछा है, बढ़ता क्रम पूछा है, नहीं आपसे गलती होने के चांसेस रहेंगे पूरे, इसलिए ऐसी चीजों को सही है या सही नहीं है ऐसे पूछ ले, सही है या सही नहीं, सत्य है असत्य है, तो ऐसे सवालों को पहले आप है ना ऐसे राउंड कर लो, गोला कर लो, कोई अपना सिंबल बना लो, ताकि गलती नहीं हो सवाल पढ़ने में। अब देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सिंपल है, इसमें कोई प्रतिस्थापी वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। यहां देखिए एक खास बात, अरे ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, दो लोन पेयर हैं, कितने हैं? अरे दो लोन पेयर हैं। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने लोन पेयर हैं भी? अरे दो। पर हमको पता है अनुनाद में एक से ज्यादा लोन पेयर या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं, तो अनुनाद में केवल एक लोन पेयर या एक पाई बॉन्ड ही भाग लेता है, और अनुनादी संरचना की एक कंडीशन होती है कि मतलब दो पड़ोसी जो है ना एटम होते हैं, उनमें से एक पे लोन पेयर हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज कैसा हो? संयुग्मन में हो, संयुग्मन का मतलब एकांतर स्थिति पे हो, तो वहां अनुनाद हो जाएगा। तो ये देखो लोन पेयर और फिर ये सिंगल और फिर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अरे लोन पेयर और ये सिंगल है ना, ये वाला सिंगल, और फिर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों कैसे हैं? एकांतर स्थिति पे हैं, अनुनाद हो जाएगा। इसका मतलब ये अनुनाद में भाग अरे लेगा। और इस कार्बोकेटाइन, इस प्रकार के जो कार्बोकेटाइन होते हैं ना, अरे इस प्रकार के कार्बोकेटाइन, उनका एक नाम भी है स्पेशल, इनको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। अरे सब्स्टिट्यूटेड, वैसे तो अनुनाद लग रहा है यहाँ, पर इनको हम सब्स्टिट्यूटेड भी बोलते हैं। और ध्यान रखें ये आपके क्या, अरे जो अनुनाद मिलता है ना, अनुनाद भाई है तो अनुनाद ही इसमें भी, पर इसका स्पेशल नाम क्या है? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। ये मोर स्टेबल होते हैं भैया ना, किससे? अनुनाद वालों से भी। अगर कहीं एक जगह अनुनाद लग रहा, मान लो एक बेंजाइलिक दे दिया, एक ये दे दिया, तो फिर ये वाला ज्यादा होगा किससे? बेंजाइलिक से, क्योंकि बेंजाइलिक में भी तो अनुनाद मिलता है। अरे बेंजिल ग्रुप पड़ा हुआ ना, C6H5CH2 या बेंजीन रिंग पे CH2 लगा दिया, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, उसमें अनुनाद लग रहा है, अनुनाद यहां भी है, और इसका स्पेशल नाम क्या है? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। तो ये बेंजाइलिक से ज्यादा हो जाएगा। कौन? सब्स्टिट्यूटेड वाला, ये ध्यान रखें। तो ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है। ये कैसे होते हैं? अरे हाईली स्टेबल होते हैं भैया, ये लो मैं लिख दू हाईली, यानी बहुत ज्यादा स्थायी, अरे हाईली स्टेबल, ये लो हाईली स्टेबल होते हैं भैया। कैसे होते हैं? हाईली स्टेबल। तो क्या होगा सुनना आप, इसको कैसे सॉल्व करते हैं सुनिए, देखिए। हाँ जी, तो ये सब्स्टिट्यूटेड हो गया, यहां कुछ है ही नहीं। इसमें देखो है तो ऑक्सीजन, कि सर ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी है, ये भी तो भाग ले सकता है अनुनाद में, अरे यहां अनुनाद लग ही नहीं रहा, एकांतर होनी चाहिए, एक का ही अंतर केवल। यहां क्या हो रहा है देखो, अरे लोन पेयर फिर सिंगल और फिर सिंगल, दो सिंगल आ गए, इसलिए अनुनाद खत्म हो गया, यहां अनुनाद नहीं लग रहा। और उल्टा काम और हो रहा है क्या? अरे जो ये ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन है, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? अरे ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है भैया ना, कौन सा? माइनस आई। माइनस आई से मेरा मतलब है अरे ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, अगर आपने है ना ऐसे हिंदी पढ़ी हो तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और हमको पता है कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो प्लस आई के समानुपाती होती है, माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब माइनस आई ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ तो माइनस आई लग रहा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा इसकी होगी। यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ ही नहीं ऐसा, कोई माइनस आई प्लस आई वाला, ये सिंपल है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इससे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन सी है? बी वाले की। तो बी वाला ऑप्शन देखो है ही नहीं, एक ही जगह है, अरे बी वाला ऑप्शन ही एक जगह है, बी, बी तो ये ना बी, सॉरी वो तो सी है, बी फिर ए और फिर सी, यही तो है ऑप्शन बी ए सी। ये लो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगला देखिए अब, फिर फिजिकल का सवाल आ गया, देखो एक अच्छा सवाल है फिजिकल का, सुनिए। ये उससे पहले अपन इसको कर लेते हैं, या चलो फिजिकल वाला कर देते हैं पहले, चलो क्या दिक्कत, करना चाहिए अपन को, सारे करने, ये छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये लो एक सेकंड, हाँ जी देखिए,
इसने क्या कहा? हाँ जी, देखना, 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर क्षमता वाले बंद पात्र में 1 मोल पीसीएल5, पीसीएल5 कितना मोल दे रखा है? 1 मोल पीसीएल5 को गर्म किया जाता है। ये लो पीसीएल5 को गर्म कर लो, ये पीसीएल5 है आपका, और इसको जैसे ही आप गर्म करेंगे तो हमको पता है पीसीएल5 टूट जाएगा किसमें? अरे पीसीएल3 और सीएल2 में। ये लो इसको गर्म कर दिया, हो गया। साम्यावस्था पर, यानी स्टार्टिंग में क्या दिया है इसका? अरे स्टार्टिंग में क्या है इसका? 1 मोल, ये ना 1 मोल, स्टार्टिंग में 1 मोल है, तो अपन ने भी इसका 1 मोल ले लिया। अब स्टार्टिंग में मतलब टी बराबर 0 समय पे, ऐसी कंडीशन लेते हैं अपन, 1 मोल है, तो जब ये वियोजित हुआ ही नहीं, अरे अभिक्रिया हुई नहीं, तो ये तो कैसा रहेगा? 0 0। अब साम्यावस्था की कह रहा है ना, तो साम्यावस्था पर ये लो, यानी जब दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो जाएगा तब, ये लो इसमें साइन ऐसा बना दो मैं साम्यावस्था, ये लो, ठीक है ना। साम्यावस्था पर क्या कह रहा है ये? 20%, अरे साम्यावस्था पर 20% पीसीएल5 वियोजित हो जाता है। कितना? 20% वियोजित हो जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा पढ़ दिया अपन ने, अरे एक सेकंड देखो, उल्टा पढ़ दिया। हाँ ये ध्यान रखें, उल्टा नहीं पढ़े। हाँ जी, ये लो, तो उल्टा नहीं पढ़े। देखिए, साम्यावस्था पर 20% वियोजित नहीं होता है, तो अब वियोजित होता है और नहीं होता है, ऐसे शब्दों को ध्यान रखें, नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे टोटल परसेंट 100 ही मानते हैं, अब 20 वियोजित नहीं हुआ तो कितना? भाई 20 बच गया, वियोजित नहीं हुआ, इसका मतलब 20 बच गया तो 80 क्या हो गया? वियोजित हो गया। और अपन क्या लेते हैं? 1 मोल, और मान लो 1 मोल में से कितना? अरे अपन x मानते हैं, और इसने तो डायरेक्ट दे दिया ना अपन को, कितना कि 20% वियोजित नहीं होता है, इसका मतलब 80% वियोजित हो गया। परसेंट को अगर आप कैसे करो? अरे इस परसेंट को हटाते हो तो 100 का भाग लगाते हो ना, 80% का मतलब कितना हो जाएगा? 80% का मतलब हो गया आपके 100 का भाग लगा दो, तो ये कितना बन जाएगा? 0.8। कितना बन जाएगा? 0.8। तो मैं डायरेक्ट यहां से लिख दूं कि 1 माइनस 0.8 लिख दूं क्या? तो ये कितना बचेगा? अरे ये 0.2 ही बचेगा, और जितना ये वियोजित होगा उतना ही ये बन जाएगा, तो ये भी कितना बनेगा? वियोजित तो 0.8 हुआ है ना, तो ये 0.8 0.8 और ये 0.2। कब? साम्यावस्था की बात कर रहे हैं। अरे किसकी बात कर रहे हैं? साम्यावस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लो इनमें से किसी का गुणांक ऐसे होता 2, तो फिर मैं क्या करता? अरे 0.8 को 2 से गुणा कर देता। मान लो उसका 3 होता तो इसको 3 से गुणा कर देता, और इसका गुणांक भी 1, इसका भी 1। जब गुणांक 1 1 होते हैं तो जितना वियोजित होता है ना उतने ही ये बनते हैं, और गुणांक अगर 1 से ज्यादा है तो जितना वियोजित हो रहा है उसको गुणांक से गुणा कर दो, बस सिंपल बात, ठीक है। अब क्या होगा? पूछा क्या है इसने आगे? इस तापक्रम पर साम्यावस्था स्थिरांक केसी का मान ज्ञात करो। इस तापक्रम पर क्या साम्यावस्था स्थिरांक यानी केसी का मान ज्ञात करना है। ये लो, केसी का फॉर्मूला क्या है अपने पास? अरे केसी का फॉर्मूला क्या है? केसी बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता। और पूछा किसके? साम्यावस्था पर पूछ रहा है, तो साम्यावस्था पर तो अरे उत्पाद तो ये रे और अभिकारक ये रहा ना, तो क्या लिखूंगा मैं? अरे पीसीएल3 की कंसंट्रेशन, ये लो, इंटू सीएल2 की कंसंट्रेशन, और अपॉन क्या करूंगा? अरे पीसीएल5 की कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको पता है साम्यावस्था स्थिरांक केसी बराबर उत्पाद की कंसंट्रेशन अपॉन अभिकारक की कंसंट्रेशन। उत्पाद कितना है? देखो पीसीएल3 भी कितना है? अरे 0.8, ये भी कितना है? 0.8, और ये कितना है? अरे 0.2। पीसीएल5 0.2 है, दशमलव से दशमलव का अरे खेल खत्म, दशमलव से दशमलव हट गई, किसकी? 1 की हट गई, हट गई, 2 से काट दो, कितने? 4 बार, और 4 से उसको गुणा करोगे तो केसी कितना आ जाएगा? अरे केसी बराबर 3.2 हो जाएगा। केसी बराबर कितना? 3.2। ये लो, केसी बराबर कितना है बच्चों? 3.2, और 3.2 का आंसर ये रहा, 3.2, ठीक है। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो 51 देखो, 51, निम्न एल्काइनों के अम्लीय व्यवहार की मतलब अम्लीय व्यवहार का सही घटता क्रम। अरे एल्काइन जो होती है ना वो, और एल्काइन भी 2 प्रकार की होती है, एक टर्मिनल और एक इंटरनल। इंटरनल का मतलब अरे ट्रिपल बॉन्ड अंदर आ जाए, टर्मिनल का मतलब कॉर्नर पे आ जाए। तो टर्मिनल एल्काइन होती है वो एसिडिक नेचर रखती है, इंटरनल वाली एसिडिक नेचर नहीं रखती हैं। ये ऐसे कैसे एनसीईआरटी में दे रखा है आपके, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दे रखा है एग्जांपल। एनसीईआरटी देख लो, उठ के आ रही सीधी ऐसे कैसे,
एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी कह भी चुकी है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब इसका मतलब देखो, इंटरनल का मतलब तो क्या है, अरे इंटरनल का मतलब ऐसी एल्काइन, ये इंटरनल है। देखो इधर भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड कहां है, अंदर। ये देखो, ये टर्मिनल है, क्यों है टर्मिनल, अरे इधर तो एच है, कॉर्नर पे आ रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ट्रिपल बॉन्ड कहां आ रहा है, कॉर्नर पे आ रहा है, कहां आ रहा है, कॉर्नर पे। और इसमें कहां आ रहा है, बीच में। इसका मतलब ये इंटरनल है, ये टर्मिनल है। और इधर देखो, अरे ये तो टर्मिनल, वैसे ही तो टर्मिनल क्या, ये तो मतलब टर्मिनल से भी कम वाली मान लो, दोनों तरफ, मतलब यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना भाई, कॉर्नर वगैरह पे कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो ये भी टर्मिनल ही है, इंटरनल तो है ही नहीं। इंटरनल का मतलब तो ट्रिपल बॉन्ड अंदर आए, कार्बन कार्बन के बीच में, और आगे कार्बन कार्बन की चेन चल रही है, कोई जरूरी नहीं 4 ही कार्बन हो, अरे इसकी जगह 6 कार्बन हो, 8 हो, 10 हो, और बस ट्रिपल बॉन्ड कहां हो, अंदर हो। तो मैंने क्या कहा, टर्मिनल वाली एल्काइन है वो तो एसिडिक नेचर दिखाती नहीं है। कौन सी दिखाती है, सॉरी 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 सॉरी, टर्मिनल वाली तो क्या दिखाती है आपकी, टर्मिनल का मतलब अरे कॉर्नर पे ट्रिपल बॉन्ड आए, वो तो क्या दिखाएगी आपके, एसिडिक नेचर दिखाएगी। इंटरनल यानी अंदर आए, आंतरिक, वो वाली एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगी। तो ये तो इंटरनल है, अरे ये वाला एल्काइन कैसा है, इंटरनल, आंतरिक। और ये कैसा है, अरे ये टर्मिनल, कॉर्नर वाली, टर्मिनल। और वो एसिडिक नेचर दिखाएगी नहीं, देखो कहां से दिखाएगी, अरे ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसके पास तो ना तो यहां पे H, ये देखो दूसरा पेन लेता हूं, तो ना तो इसके पास यहां पे H है और ना ही इसके पास यहां पे H है। जब H है ही नहीं तो देगा कहां से, इसका मतलब ये सबसे कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा कौन होगी, देखो इधर, अरे इधर भी H है और इधर भी H है, ये तो दोनों तरफ से दे सकता है, दो H है इसके पास, एसिडिक। एसिडिक क्यों है, अरे sp संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ना, वो कैसा एसिडिक, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाती है, 3.25 के समथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन ये तो कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे FON, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर रखता है। तो ये तो कार्बन क्या हो गया, sp वाला, किससे, अरे नाइट्रोजन से भी ज्यादा विद्युत ऋणी हो गया। इसका मतलब sp संकृत कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है वो कैसी होती है, एसिडिक नेचर रखती है। पर यहाँ तो अरे sp संकृत कार्बन तो है दो दो, पर दोनों के पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ दोनों के पास हाइड्रोजन है, दो दे देगा। इधर देखो, इधर तो CH3 है, इधर H है, तो ये वाला H दिया जाएगा। कोई सोच रहा सर 3 H इधर भी है, अरे ये 3 H तो sp3 संकृत कार्बन पर है, और sp3 संकृत कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकलता। किससे निकलता है, sp वाले से, sp3 sp2 वाले से नहीं निकलता, किससे निकलता है, sp वाले से, यानी वही एसिडिक नेचर रखता है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ये वाला, और सबसे कम कौन सा होगा, ये वाला। ये एनसीईआरटी में ऐसे कैसे एग्जांपल दे रखा है उठा के। अगला देखिए अब, हाँ जी, इसको मैं हटा दूं, ये लो। अब सुनिए, अब ये हो गया आपके, ये वाला, ये आपके, ये वाला मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, सॉल्व। हाँ जी, ये लो, ठीक है। आपको ये पीडीएफ ऐसे कैसे मिल जाएगी, अपन ने 51 क्वेश्चन कर लिए। आगे देखिए 52, 52 को करते हैं, देखिए देखिए 52, देखिए ये आपके कहां से है सवाल, अरे ये केमिकल बॉन्डिंग से सवाल है आपकी। इससे केमिकल बॉन्डिंग से, जो रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना पढ़ते हैं आप 11th क्लास में, उससे सवाल है। देखो इसने क्या रखा है, एक तो SO2 SF4, भाई कॉलम फर्स्ट में तो अणु दे दी इसने, और कॉलम सेकंड में उनकी क्या दे दी, अरे आकृति दे दी, शेप। इससे मैचिंग करवा रहा है, क्या करवा रहा है, मैचिंग। कैसे करोगे आप, देखो अरे SO2 की निकालोगे ना, SO2 की दी बेंड शेप आएगी आपकी, SO2, अरे SO2 सल्फर के पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो कैसा है, द्विसंयोजी है आपकी। अगर वेस्पर थ्योरी से निकालें, संकरण के थ्रू निकालो, तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 6, ऑक्सीजन एक संयोजी, सॉरी द्विसंयोजी है, हमको एक संयोजी चाहिए, प्लस माइनस चार्ज, चार्ज तो है ही नहीं है, तो 6/2 का मतलब 3, 3 का मतलब संकरण, अरे sp2। और हमको पता है यहाँ कितने, अरे 2 ही एटम है, कैसे, कितने एटम है, 2, अरे 2 एटम, जितने एटम होते हैं सराउंडिंग उतने बॉन्ड पेयर, और बाकी क्या है, लॉन पेयर।
तीन है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें से 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और हमको पता 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर टोटल कैसा हो 3, तो फिर वी शेप या बेंट कह सकते हैं उसको, मुड़ा हुआ कोणीय। इधर दे रखा होगा देखो बेंट, ये रहा बेंट, और बेंट को क्या बोलते हैं, मुड़ी हुई, या इसी को कोणीय भी कह सकते हैं। अरे इसी को हम कोणीय भी कह सकते हैं। इसका मतलब SO2 कैसा है, अरे SO2 मुड़ा हुआ। सी SF4 निकालते हो ना आप, SF4 वही सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन कैसा 1 संयोजी 6 4 10 प्लस माइनस चार्ज है नहीं अपॉन 2, तो कितना हुआ 10/2 यानी 5, n का मान 5, तो संकरण तो sp3d हो जाएगा। और इसकी जो शेप है ना वो कौन सी होगी, सराउंडिंग एटम 4 है तो 4 बॉन्ड पेयर, 5 में से 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो के शेप बनता है। कौन सा, के शेप, या उसको अपन क्या कह सकते हैं, पाई शेप भी कह सकते हैं। कौन सा शेप, सॉरी हाँ पाई शेप कह सकते हैं। केवल एक, अरे के ऐसा बनाओगे तो ये तो के दिखेगा, और इसको उल्टा कर दूंगा तो पाई बन जाएगा नहीं, अरे इसको घुमा दिया ऐसे ही पाई बन गया ना। के शेप बोल दो, पाई शेप बोल दो, या इसी को देखो आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है उसने डेकुली, क्या लिख रखा है, अरे डेकुली लिख रखा है क्या, के शेप पाई शेप, या सीसॉ भी बोलते हैं इसको, सीसॉ इंग्लिश लिख रखा है देखो सीसॉ, और सीसॉ को क्या बोलते हैं हिंदी में, डेकुली, ध्यान रखें। अरे सीसॉ को क्या बोलते हैं, डेकुली। तो देखो इसको आप चाहो तो ना इधर लिख दूं मैं इसको, अरे के शेप भी बोल सकते हैं। अब डेकुली तो आपके समझ में आ गया ना, इसको पाई शेप भी बोल सकते हैं, पाई शेप, ये लो इसको के शेप या पाई शेप। तो फिर कौन सा हो जाएगा, SF4 में आपकी ये हो जाएगा ए। अब देख लो सी और AC देख लो पहले, फर्स्ट में क्या है सी, फर्स्ट में D, फर्स्ट में A, फर्स्ट में B, फर्स्ट में C, यही दिख रहा है, और सेकंड में क्या है A, ऑप्शन तो वैसे ही मिल गया हमको, फर्स्ट में C सेकंड में A। ये वेस्पर थ्योरी से सवाल है भी, अरे BS EPRT पढ़ी है ना आपने, वेस्पर थ्योरी, उससे सवाल है। और अगर BRF5 में निकालो देखो HCF4 में जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास कैसा है, फ्लोरीन अरे कैसा है 1 संयोजी, तो 8 और 4 12, 12/2 6, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने 4, जितने सराउंडिंग एटम उतने ही बॉन्ड पेयर है, तो 4 बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर कितने बचे 2, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर टोटल 6, तो उसको बोलते हैं वर्गाकार समतल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा वर्गाकार समतल, कौन सा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब बचा कौन, बचा तो यही है, फिर तो ये कौन सा हो जाएगा, अरे ये वर्ग पिरामिड हो जाएगा। और निकाल लो ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन कैसा 1 संयोजी 5 है, 7 5 12/2 6, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर टोटल 6, तो ये वर्ग पिरामिड स्क्वायर पायरामिडल से बन जाएगी, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बोल दिया, ऐसा आपको आता होगा, वेस्पर टी से सवाल है, ये भी बोल दिया मैंने आपको। अगला देखिए अब, ये सवाल भी अच्छा देखो एनसीईआरटी में ऐसे कैसे, ये भी अरे ये भी आपका एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दे रखा, देखो ये एल्केन है भी, CH3 अरे एल्केन में भी क्या है, ये एथेन है, एल्केन में भी क्या है बच्चों, ये एथेन, क्या है एथेन। एथेन का क्या करवा रखा है, इसने ऑक्सीकरण करवा रखा है, और ये इसने ले रखा है एक उत्प्रेरक है, ये क्या है, ये उत्प्रेरक। तो वहां आपके ऐसे अभिक्रिया लिख रखी है, एक एल्कीन का दहन, सॉरी एल्केन है ना, एल्केन का दहन या कह दो एल्केन का ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण करवाते हैं एल्केन का, तो उससे CO2 बनती है, पर अपन कंट्रोल कंडीशन में करवा दिया जाए, कंट्रोल कंडीशन का मतलब नियंत्रित परिस्थितियों में, जैसे ताप दाब उत्प्रेरक वगैरह ऐसे ले लिए जाए, तो फिर वहां 3 रिएक्शन दे रखी है आपकी, उसमें से एक रिएक्शन उठा के दे दी इसने कि ये एथेन है, इसका कैसा नियंत्रित ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, भाई O2 ले रहे हैं ना, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, नियंत्रित का मतलब उत्प्रेरक की प्रेजेंस में करवा रहे हैं अपन इसको, कंट्रोल्ड कंडीशन में, ठीक है ना, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह को कंट्रोल कर रखा है, और उत्प्रेरक ले लिया, तो इससे सीधा ही आपको याद रखना है जो आपकी उत्पाद बनेगा ना, अरे वो ये बनेगा CH3 CH3 COOH, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड ये रहा आपके पास ऑप्शन, ये ध्यान रखें, इसका नाम क्या है, मैग्नीज डाई एसिटेट। अरे ये उत्प्रेरक का नाम क्या है, मैग्नीज, भाई Mn को मैग्नीज बोलते हैं ना, मैग्नीज डाई एसिटेट, ये उत्प्रेरक ले रखा है आपके डाई एसिटेट, तो आपको ये ध्यान रखना है। इससे मिलती जुलती देखो 2 रिएक्शंस और हैं, चाहो तो देखो एक मेथेन है, इसका ऑक्सीकरण करवा रखा है, और क्या, अरे कॉपर उत्प्रेरक ले रखा है, और 523 केल्विन टेम्परेचर, ऐसी रिएक्शन है ये वहां, और 100 ATM प्रेशर,
ऐसा दे रखा है वहां, तो फिर इससे क्या बना रखा है, अरे इससे मैथेनॉल बना रखा है। भाई एक रिएक्शन तो ये रही, दूसरी मैथेन वाली है, और एक और है मैथेन वाली। ये है तो मैथेन ही, वही ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, पर अब की बार अपन ने ये कंडीशन नहीं ली, अरे इसमें ये ले लिया MO2O3, यानी ये मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लिया जाए और इसकी प्रेजेंस में इसको हीट करें, तो इससे बना रखा है इन्होंने HCHO, जिसको चाहे तो आप फॉर्मेल्डिहाइड बोल सकते हैं, वो मैथिल एल्कोहल, या एनसीईआरटी में ऐसे लिख रखा है, IUPAC नाम लिखो तो ये मेथेनॉल और ये मेथेनैल, एल्डिहाइड के लिए एल, ध्यान रखें अनुलग्न लगाते हैं ना, एल्डिहाइड के लिए एल और आपके एल्कोहल के लिए ऑल। इस तरीके से आपको एक रिएक्शन तो ये लिख दी मैंने, एक ये रही, और एक आपको एग्जाम में आई गई। तो कितनी रिएक्शन हुई है, तीनों रिएक्शन याद रखनी है आपको, नियंत्रित ऑक्सीकरण के अंदर है, इसके अंदर नियंत्रित ऑक्सीकरण के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, अगला तो इसमें देख लेते हैं CONH3 का होल 6+3 आयन में संकरण का प्रकार। CONH3 का होल 6+3 आयन में संकरण का प्रकार, ये VBT से सवाल है भी। अरे ये सवाल कहां से है, VBT, और VBT भी कौन सी, ऑर्गेनाइजेशन कंपाउंड वाली और संयोजक यौगिकों वाली। अगर एनसीईआरटी पुरानी है आपके पास तो चैप्टर नंबर 9, और नई है तो उसका चैप्टर नंबर 5। तो आपको एनसीईआरटी तो पुरानी काम देगी, क्यों, बहुत सारे चैप्टर हटा रखे नए में, तो इसलिए एनसीईआरटी पुरानी ही होनी चाहिए आपके पास। अब देखिए VBT से सवाल करोगे इसको, ये भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है ऐसे कैसे, अरे एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है ऐसे कैसे, उठा के दे दिया। तो यहां से ऐसे करते हैं अपन, अब मैं शॉर्ट में बता दूं, देखो आपको यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकाले ना तो कितना है, अरे +3, कितना है, +3। अब सुनिए +3 का मतलब देखो, अगर आप कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 3D7 4s2, इसका मतलब क्या होगा, यहां ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 का मतलब अरे 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने, एक यहां से निकालना है, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6, 3D में 6। अब देखो अरे ये अमोनिया लिगेंड है ना, अमोनिया ये कैसा है, अरे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भैया, अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखें। हाँ कभी कभी गड़बड़ करता है ये, एक आध जगह यानी ये वीक का काम कर देता है, बाकी आपको एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है उसमें स्ट्रॉन्ग मान रखा है। अब स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, अरे इसकी पेयरिंग हो जाएगी, तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, ऐसे पेयर बना देगा, देखो ऐसे, अरे 6 इलेक्ट्रॉनों के 3 पेयर बना देगा, ऐसे 3, कितने पेयर, 3। अब हम देखते हैं समन्वय संख्या कितनी है, 6, और समन्वय संख्या के बराबर हमको क्या चाहिए, खाली कक्षक चाहिए। देखो S खाली पड़ा है इसके पास, अरे ये तो 3D है, अब ये क्या है इसके पास 4s, और देखो आगे 4p भी खाली पड़ा है, और जरूरत पड़ी तो 4d भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि चौथे कोर्स में sp,d,f सारे होते हैं, तो जरूरत पड़ेगी तो 4d को भी काम में ले सकते हैं, पर 6 चाहिए अपन को खाली कक्षक, तो 6 कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6, तो संकरण कौन सा हुआ, अरे 2d का हमारे 1s और 3p, तो D2sp3 संकरण, और D2sp3 कहां है, अरे यहाँ है। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं भाई, मैं तो डिटेल में आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं ना, इसलिए बाकी आपको ऐसे नहीं करना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर ये, तो ये भी सिंपल है, एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे कैसे, चारों की चारों शेप बना रखी है आपकी, अरे चारों की चारों शेप बना रखी है आपकी। सुनिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ClF3, अरे ClF3 इंपॉर्टेंट है, ClF3 अणु की सर्वाधिक स्थायी संरचना कौन सी है, अरे ClF3 में निकालोगे ना, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के साथ एक संयोजी, 7 और 3 10/2 5, तो n का मान 5, तो संकरण तो हो जाएगा sp3d, और संकरण sp3d तो ज्यामिति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है भैया ना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, अरे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, पर यहाँ क्या है, यहाँ तो 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर, तो ध्यान रखें त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय के अंदर जब भी लोन पेयर लगाते हैं अपन, तो कहां, अरे इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाते हैं, एक्सियल पर कभी नहीं लगाते। सर्वाधिक स्थायी संरचना के लिए क्या करते हैं अपन, एक्सियल पे कभी नहीं लगाते हैं, कहां लगाते हैं, इक्वेटोरियल पर। तो देखना अरे एक्सियल का मतलब तो ये एक्सियल बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड है, एक्सियल, तो देखना अरे एक एक्सियल पे इसने क्या कर दिया, लोन पेयर लगा दिया, इसलिए गलत है, क्यों, लोन पेयर के बीच में क्या हो जाएगा, अरे प्रतिकर्षण हो जाएगा, और प्रतिकर्षण होता है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थिर घटता है। यहां देखो यहां तो दोनों ही लगा दिए, ये भी गलत है। यहां देखो वो तो वही बात है ना, अरे इसमें इसने ऊपर लगा दिया, इसमें इसने नीचे लगा दिया, मतलब ये वाली संरचना ही रही,
अरे ये वाली तो है, बस लोन पेयर को इसने क्या कर दिया, इस वाले को इस पे लगा दिया और इस वाले को घुमा के इधर लगा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो यही है, तो ये भी नहीं होगा। सही कौन सा है? ये कौन सा? फर्स्ट। सही संरचना कौन सी है? फर्स्ट, सर्वाधिक स्थायी। कि ट्राइगोनल बाइपायरामिडल संरचना के अंदर जब भी लोन पेयर लगाना है तो वो हमेशा कहां लगाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इक्वेटोरियल का मतलब अरे ये वाली पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल। मान लो एक और लोन पेयर आ जाता तो हम कहां लगाते? यहां लगाते। एक्सियल पे कभी भी नहीं लगाते हैं, ध्यान रखें। ट्राइगोनल बाइपायरामिडल ज्योमेट्री के अंदर अरे लोन पेयर जब भी आएगा कहां लगाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाएंगे, एक्सियल पर कभी नहीं लगाएंगे। ये लो मैं यहां लिख दूं, इक्वेटोरियल पर ही लगाना है आप, इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाना है। कहां नहीं लगाना है? एक्सियल। हिंदी में कहो तो अक्षीय, और उसको क्या कहोगे? निरक्षीय या विषुवतीय, क्या बोलते हैं ना, वो देख लेना आप हिंदी है ना, निरक्षीय या विषुवतीय कुछ ऐसे बोलते हैं, इक्वेटोरियल। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन नंबर 56। एल्कीनो में परऑक्साइड प्रभाव। कौन सा प्रभाव? अरे परऑक्साइड प्रभाव, या इसी को हम क्या बोलते हैं? खरास प्रभाव। इसी का ही नाम क्या है? खरास प्रभाव। खरास प्रभाव, या इसी को हम एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी बोल सकते हैं भैया ना। अरे कौन सा एडिशन? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ योग, ये भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। और ये केवल देता कौन है? अरे ये केवल एल्कीन है ना, ये इसके साथ HBr अगर ले रखा है तो HBr ही क्या बताता है? अरे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन देता है, या खरास प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव। आप ध्यान रखें कौन सा? HCl, HI, और चाहो तो HF को भी अगर लेते हो तो ये परऑक्साइड प्रभाव नहीं दिखाते हैं, केवल दिखाता कौन है? अरे HBr दिखाता है। ऐसा आपको पता है? अगर आपको ध्यान है तो है ना, अभी पूछा सेकंड ग्रेड में, ये जो अभी लगा ना सितंबर में, HCl के साथ परऑक्साइड लिख दिया, कितना ही लिख ले, वो HF, HCl, HI के साथ परऑक्साइड लिख दे, परऑक्साइड प्रभाव आ रहे, जो चीज उस पर डिपेंड कर ही नहीं रही, कितना ही लिख ले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये पूछ रहा है कि एल्कीनो में परऑक्साइड प्रभाव किस क्रियाविधि द्वारा होता है। वहां ऐसे पूछ लिया, इसका एडिशन करवा के क्या बन रहा है, मुख्य उत्पाद क्या है और मध्यवर्ती क्या है। तो अगर ये लेते हैं तो परऑक्साइड नहीं है, तो ये भी लेंगे तो भी कौन सा? इलेक्ट्रॉन नहीं योगात्मक होगा। और अगर परऑक्साइड ले लिया तो HBr क्या दिखाएगा? अरे मुक्त मूलक क्रियाविधि दिखाएगा। और मुक्त मूलक में भी कौन सी? मुक्त मूलक, अरे मुक्त मूलक में भी कौन सी? मुक्त मूलक योगात्मक क्रियाविधि दिखाएगा। ये कौन सी? अरे मुक्त मूलक योगात्मक क्रियाविधि। ध्यान रखें, जिसको शॉर्ट में अपन चाहें तो ऐसा कह सकते हैं FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है ना। फरार, FRAR, फरार, फरार, FRAR ऐसे याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाँ जी, देखिए आज इसको ना मतलब कंप्लीट नहीं करेंगे अपन सॉल्व, इसमें एक क्लास और लगेगी आपके, इसमें आपके एक क्लास और लगेगी, ठीक है ना। ये लो, आपके इसमें एक क्लास और लगेगी। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आप, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, फिर बाकी करेंगे कल। बचे हुए क्वेश्चन है ना आपके 23 क्वेश्चन हो जाएंगे आज, फिर कल कर लेंगे अपन। हाँ जी, देखना, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस दे रखा है। इन तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता की मानो यानी पॉलिंग स्केल पर, और हमको पता है वर्तमान में अरे पॉलिंग पैमाना ही ये ज्यादा प्रचलित है, पॉलिंग स्केल पर कह रहा है ना, का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो एक तो क्या दिया देखो, कार्बन, ये लो, एक क्या है नाइट्रोजन, और एक कौन सा दे रखा है फास्फोरस, और एक कौन सा है आपके सिलिकॉन, ठीक है ना। अब सुनिए, हाँ जी, हमको ये पता देखो, अरे इधर जाएंगे, इधर आवर्त में जाते हैं, अरे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो आपकी बढ़ती है, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और वर्ग में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
ये क्या होती है, घटती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आवर्त तो ये होगा ना, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी, अरे इधर जाएंगे तो बढ़ेगी, और इधर जाएंगे तो घटेगी। इसका मतलब कार्बन से ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन, और ऐसे सिलिकॉन से ज्यादा कौन है, फास्फोरस, और वर्ग में जाते हैं तो घटती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो है ना वो तो है आपके नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन हो जाएगी। देखो नाइट्रोजन से अगर देखें ना आप, तो देखो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा या भी है या भी है, या तो देखो सिलिकॉन फास्फोरस को रखा है, इसका मतलब दो ऑप्शन तो आपके ऐसे कट गए। अब बचा ये, तो कार्बन की 2.5 होती है, ध्यान रखें। अरे कार्बन की कितनी होती है, 2.5, और इसकी होती है आपकी 2.1। हाइड्रोजन की और फास्फोरस की विद्युत ऋणता बराबर होती है, अरे फास्फोरस की हाइड्रोजन की, और इसकी होती है 1.8। अरे इसकी कितनी होती है, 1.8, और नाइट्रोजन की तो आपको पता है 3.0। अब आपको पॉलिंग स्केल याद हो, कौन सा स्केल, पॉलिंग स्केल, तो सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन, फिर कौन है आपके, तो नाइट्रोजन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन तो चल रहा है, फिर कौन आएगा, फास्फोरस, फास्फोरस, और सबसे कम कौन है, सिलिकॉन। यहाँ सिलिकॉन को बता रखा है ज्यादा, इसका मतलब ये गलत, सही कौन सा है अपना, ये। तो आपको पॉलिंग स्केल याद हो, ज्यादा नहीं तो, और आपको ये थोड़ा सा ना ट्रिक कि आवर्त में गई तो बढ़ेगी, वर्ग में गई तो घटेगी। और कैसे याद रख सकते हैं, फ्लोरीन आवर्त में आता है, बाएं से दाएं चलते हैं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम सीजियम या फ्रेंसियम रखता है आपकी, सीजियम या फ्रेंसियम। अगर रेडियो लो तो फ्रेंसियम हो जाएगा, रेडियो एक्टिव को नहीं लेते हो तो सीजियम हो जाएगा। अब वो ऑप्शन में डिपेंड करेगा कौन सा ले रखा है, तो वर्ग में जाते हैं तो घटती है, ठीक है ना। अगला देखो, परक्लोरिक अम्ल का संयुग्मी क्षार। अरे संयुग्मी क्षार कब बनता है, जब अम्ल H+ देता है तो अपना संयुग्मी क्षार बनता है। अगर अम्ल प्रबल तो संयुग्मी क्षार दुर्बल, अम्ल दुर्बल तो संयुग्मी क्षार प्रबल, ऐसा हम पढ़ते हैं एसिडिटी बेसिसिटी वगैरह में। तो यहाँ परक्लोरिक अम्ल पता होना चाहिए आप कि परक्लोरिक अम्ल होता क्या है। देखो इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, अरे इसका नाम क्या है, परक्लोरिक एसिड, यानी क्लोरीन के 4 ऑक्सो एसिड होते हैं भैया ना, ऑक्सो बोल दो, ऑक्सी बोल दो। क्लोरीन के कितने हैं, यानी हेलोजन के 4 ऑक्सो एसिड बनते हैं, ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। कौन कौन से हैं, देखो एक तो होता है HClO, एक होता है आपके HClO2, एक होता है HClO3, और एक क्या है HClO, अरे 4, जो आपसे पूछा है। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, और ये परक्लोरिक। नीचे वाला कौन सा है, परक्लोरिक, ये आपके पी ब्लॉक के अंदर है, जो अभी नई एनसीईआरटी में हटा रखा है। तो परक्लोरिक एसिड से क्या, अरे यहां से जैसे H+ निकालोगे आप तो क्या बनेगा, अरे ClO4-। ये संयुग्मी क्षार कौन हो गया, ये हो गया आपके ClO4-, ClO4-, यानी परक्लोरिक एसिड से परक्लोरेट आयन बन गया, ये कौन सा, परक्लोरेट आयन बन गया। अब आगे वाले क्वेश्चंस अपन करेंगे कल, आगे वाले क्वेश्चंस कल करेंगे अपन बच्चों ना, आगे वाले क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। हाँ जी, आगे वाले क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ने। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको और भी बेहतरीन कंटेंट दिया जा सके। तो कोई भी अगर टीचर्स आपको पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे पढ़ाए, कहीं पढ़ाए, फ्री पढ़ा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छा मेहनत कर रहा है, तो आप उसको ना अप्रिशिएट तो करें कम से कम, ताकि आपको और बेहतरीन कंटेंट मिल सके, ठीक है ना। यूट्यूब पर सारी क्लास दी जा रही है केमिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी ये आपके मतलब फर्स्ट पेपर जो है ना आपके जीके वगैरह है, उसकी फ्री क्लासें देंगे आपको, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सबके लिए, रीट वगैरह के लिए भी। रीट के लिए तो प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह हैं वो सॉल्व करवा रहे हैं सर, ठीक है ना, उनको भी देखें आप। और धीरे धीरे करके अभी है ना केमिस्ट्री हो जाएगी, फिर बायोलॉजी वगैरह, फिजिक्स वगैरह धीरे धीरे करके लगाएंगे उनको, ठीक है ना। चलिए, और बचा हुआ पेपर उसको कल सॉल्व करते हैं।